नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके सैलरी चैप्टर को कंटिन्यू किया था। जितने भी बच्चे नए हैं मैं उन सबको बता देता हूं, सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 14 क्लासेस चैनल के ऊपर आ चुकी हैं। फाइनली आज का क्लास नंबर 15 रहेगा, और आज की क्लास के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए आर्टिकल को, दैट इज द पेंशन। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो मैं हर बार आपको बताता हूं, सैलरी जब भी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो आपकी सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक पे होता है, उसी के अंदर हम लोग डियरेंस अलाउंस को इंक्लूड करके चलते हैं। सेकंड कंपोनेंट अलग अलग तरीके के अलाउंसेज होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने परक्यूस्टिज को अंडरस्टैंड किया। परक्यूस्टिज के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी टैक्सेबल सैलरी का होता है, दैट इज द रिटायरमेंट बेनिफिट। और लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आप सभी के साथ चर्चा की थी। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं, जहां पर पहला कंपोनेंट आपका ग्रेजुइटी था, जो लास्ट क्लास नंबर 14 के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं। और आपका सेकंड कंपोनेंट पेंशन रहता है, तीसरा कंपोनेंट लीव इनकेसमेंट रहता है, और चौथा कंपोनेंट आपका पीएफ, जिसको आप लोग प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ भी कहते हैं, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो चार कंपोनेंट मिलकर के किसको फुलफिल करते हैं? रिटायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो आपको याद रखना, पेंशन अपने आप में किसका हिस्सा है? रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, जब भी मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूंगा तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपका जो पहला कंपोनेंट आएगा दैट इज द ग्रेजुइटी, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका पेंशन आएगा, जो आज की क्लास का एजेंडा रहेगा। आज मैं डिटेल में पेंशन से जुड़े हुए सारे प्रोविजंस आपको समझा दूंगा, और आपकी ग्रीस अहोजा के अंदर जो भी न्यूमेरिकल दी गई है उनको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग तीसरे कंपोनेंट की बात करते हो, तीसरा कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका लीव इनकेसमेंट रहने वाला है। हालांकि इसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में डिटेल में चर्चा करूंगा। और चौथा कंपोनेंट जिसको आप लोग पीएफ कहते हैं, या जिसको आप लोग क्या कहते हो? ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, या पीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्रोविडेंट फंड को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं, और ग्रेजुइटी को लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा? आज की क्लास का एजेंडा रहेगा कोई भी एम्प्लॉय के पेंशन से जुड़ा हुआ, कि कितनी पेंशन है, एग्जैक्टली किस तरीके से टैक्सेबल पेंशन को कैलकुलेट करना है, क्या जो पेंशन है वो टैक्सेबल होगी, कितनी टैक्सेबल होगी, कितना हिस्सा सैलरी के अंदर हमें डालना है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अपने आप में ग्रेजुइटी, पेंशन, लीव इनकेसमेंट और जो पीएफ है, ये चारों कंपोनेंट किसका हिस्सा है? रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है। अब आपको समझना क्या है? आपको समझना है एक इंपॉर्टेंट बात, की पेंशन का मतलब क्या होता है, और पेंशन क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है। देखिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है, अगर आप लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, इफ यू आर लिव इन इंडिया, तो जो आपका इंप्लॉय है माय डियर फ्रेंड्स, वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ केवल और केवल 60 साल की उम्र तक जुड़ करके काम कर सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट के रूल ये कहते हैं कि इसके बाद ये बंदा, ये इंप्लॉय काम नहीं कर सकता है। ये बात हर एक बच्चे को पता है। एक इंप्लॉय जो 60 साल तक काम करता है, उसके बाद जब 60 साल उसकी उम्र पहुंचती है, उसके बाद उसको ना तो गवर्नमेंट किसी नौकरी पे रखता है, ना ही आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी नौकरी पे रखता है, एज पर द लॉ की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये जो इंप्लॉय है, मैं इसको क्या कह देता हूं, ये जो इंप्लॉय है, अब 60 साल के बाद ऐसा तो है नहीं कि सारे इंप्लॉयज हैं उन सब की लाइफ खत्म हो जाती है। काफी इंप्लॉयज काफी हेल्थी होते हैं, जो एक लंबे समय तक धरती पर रहते हैं, माने जब तक उनकी डेथ नहीं होती है। तो काफी ऐसे इंप्लॉयज है जो 70 साल के होके डेथ हो जाती है, 80, 90, 100 साल तक के लोग होते हैं। अब ऐसे में जब एक पर्सन जिसकी उम्र 60 साल गुजर चुकी है, जिसने अपने जवानी के दिन अपना पूरा जीवन एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है, अब जब वो रिटायर हो जाता है, जब वो किसी काम का नहीं रहता, तो उस टाइम पे उसकी आजीविका कैसे चलेगी, इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया? यहाँ पे आपके पेंशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब काफी लोगों को लगता है जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है ना, ये पेंशन इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है, लेकिन आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा, पेंशन इंप्लॉयर अपनी गोज से प्रोवाइड नहीं करता, अपनी पॉकेट से प्रोवाइड नहीं करता है। ये जो पेंशन आपको दी जाती है, ये पेंशन आप ही के पैसे से बचाए हुए पैसे, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसी के अंदर से एक पैसा बचाया जाता है, सेव किया जाता है, और वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। माने जब ये इंप्लॉय था और ये वर्किंग था, तो लेट अस से मैं मान लेता हूं इसकी जो सैलरी है, मैं मान लेता हूं एक तरीके से वो 41,000 थी। क्लियर? आप लोग मान लीजिए ये 41,000 रुपया महीने का कमाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे करीब करीब 4100 रुपए हर साल इसकी सैलरी
सैलरी से हर महीने आपका 4100 रुपए पर मंथ क्या कर लिया जाता था, डिडक्ट कर लिया जाता था। अब इस 4100 का क्या किया जाता था, इस 4100 का 1% तो इन्वेस्ट कर दिया जाता था या आपका डाल दिया जाता था प्रोविडेंट फंड के अंदर, और कुछ हिस्सा यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपका पेंशन स्कीम के अंदर डाल दिया जाता था। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है, किसमें डाल दिया जाता था, पेंशन स्कीम के अंदर डाल दिया जाता था। इसका मतलब जो आपको पैसा मिला, यानी कि जो एक एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है वो उसी के पैसे होते हैं जो उसने अपने जवानी के दिनों में वर्किंग टाइम में कमाए थे। केवल जो आपका पैसा कटता है, जो डिडक्ट किया जाता है, वही पैसा एक तरीके से आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के तरीके से रिफंड किया जाता है। क्लियर, तो ये बात आपको बहुत बेसिक सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। पेंशन होता क्या है, एक ऐसा अमाउंट जो आपके वर्किंग टाइम में आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट किया जाता था और उसको अलग अलग हिस्सों में आपका इन्वेस्ट कर दिया जाता था। कुछ पैसा पीएफ अकाउंट में डाल दिया जाता था, कुछ पैसा पेंशन स्कीम में डाल दिया जाता है, ताकि आप लोग रिटायरमेंट हो, जब आप लोग नॉन वर्किंग हो तो उस टाइम पे उस पैसे का आप लोग यूटिलाइजेशन कर सके। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी, पेंशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिस पर आपको जरूर गौर फरमाना है। अगर आप लोग पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन दो तरीके की होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पेंशन कितने तरीके की होती है, दो तरीके की पेंशन होती है। एक पेंशन होती है नॉर्मल पेंशन। क्लियर है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको आप लोग कहते हैं नॉर्मल पेंशन। क्या मतलब होता है नॉर्मल पेंशन का, नॉर्मल पेंशन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी पेंशन जो उसी को मिले जिस बंदे ने उसको अर्न किया है, माने जिस पर्सन ने सर्विस किया है, अगर उसी को वो पैसा मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल पेंशन। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपका इंप्लॉय है उसका जो डेथ हो जाने के कारण किसी भी XYZ रीजन की वजह से उसका जो पैसा है वो उसको फैमिली को दे दिया जाता है, उसमें स्पाउस आ जाता है, उसमें बच्चे आ जाते हैं, तो इनकी एक दूसरी तरीके की आपकी पेंशन और बन गई है, जिसको आपको जरूर ख्याल में रखना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आपकी फैमिली पेंशन। क्लियर है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, एक आपका जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंशन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका फैमिली पेंशन हो जाएगा। क्लियर, नॉर्मल पेंशन कौन सी है, वो पेंशन जो उसी इंप्लॉय को प्रोवाइड की जाती है जिसने अपनी जवानी के दिनों में या वर्किंग टाइम पे जिसने मतलब जिसने सर्विस किया, जिस बंदे ने सर्विस किया, अगर उसी को पेंशन मिला तो वो आपका नॉर्मल पेंशन होगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलता है उसको क्या कहेंगे, फैमिली पेंशन कहेंगे। क्लियर है, हालांकि है तो उसी इंप्लॉय के नाम पे लेकिन वो रिलेटिव को दिया जाता है। अब यहाँ पे नोट आप लोग इस बात को कर लेना, जब भी आप लोग बात करेंगे ना नॉर्मल पेंशन की, तो नॉर्मल पेंशन आपकी टैक्सेबल रहेगी। याद रखिएगा क्या रहेगी, आपकी टैक्सेबल रहेगी अंडर द सैलरी हेड। किसकी बात करेंगे, अंडर द सैलरी हेड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सैलरी हेड की बात कर रहा हूं। क्लियर है, ये कहां पे टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड के यहाँ पे टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप लोग फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो ये टैक्सेबल होगी ऑन द अदर सोर्सेज। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, किस हेड की बात कर रहे हो आप लोग, अदर सोर्सेज की बात कर रहे हो। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, अदर सोर्सेज के अंदर आपकी फैमिली पेंशन क्या होती है, टैक्सेबल होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है कितने तरीके के हेड होते हैं, मैं उनको यहाँ पे नोट करा के बता देता हूं। हम लोग पहले क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल आपका सिलेबस है ये, आप लोग ऐसे मान लीजिए आपका सिलेबस है, 5 हेड आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम द सैलरी, तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूं, आपका सैलरी लिख रहा हूं। सेकंड आप लोग पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो भी यहाँ पे आता है। क्लियर है, तो इनकम फ्रॉम द बिजनेस या फिर इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन। तीसरा आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आपको रेंट मिल गया। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। याद रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम आती है, ठीक है। इनकम फ्रॉम गेन्स भी होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है, एक होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम, हम लोग क्या कहेंगे, आपका अदर सोर्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल गेन या सिंपल लिख देता हूं मैं, गेन की बात कर देता हूं। ठीक है, तो टोटल कितने हेड हो गए, टोटल 5 हेड हो गए हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है, जिस बंदे को अगर आपकी पेंशन नॉर्मल पेंशन है तो किस हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली को पेंशन मिलती है तो उसको क्या कहेंगे, अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगी। क्लियर है, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जब भी आप लोग फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी, जैसे चैट जीपीटी
मैंने करके देखा तो मेरे को वहां पे गलत डेटा मिला है, याद रखिएगा। अगर आप लोग कोई पुरानी वीडियो देखते हैं तो वो भी आपका वहां पे भी गलत डेटा है। अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर 2025-26 की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। आप ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं, 2025-26 के असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे एग्जम्प्टेड अमाउंट आपको मिलता है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए रखी गई है। पुराने किताबों के अंदर, पुरानी वीडियोस के अंदर और इवन चैट जीपीटी के अंदर भी आप लोग देखेंगे वहां पे वो जो अमाउंट है वो 15,000 रुपए रखी गई है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स, वो लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, कैसे आपको करना है, तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम लिमिट एग्जम्प्टेड रखी गई है, यानी कि कितना पैसा आपका एग्जम्प्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, कितना पैसा आपका एग्जम्प्ट हो सकता है, उसकी अमाउंट कितनी रखी गई है माय डियर फ्रेंड्स, 25,000 रुपए रखी गई है, क्लियर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितनी रखी गई है, 25,000 रुपए रखी गई है। और अगर आप लोग फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एग्जम्प्ट हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी एग्जम्प्ट। आपको दो वैल्यूज लेके चलनी है, हम लोग कहेंगे यहाँ पे लोअर ऑफ चूज करना है। पहला ऑप्शन होता है एक्चुअल रिसीव्ड, माने आपको कितनी पे सैलरी आपको मिली है, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा कंपोनेंट आपको क्या लेके चलना है, आप लोग मैक्सिमम लिमिट लेके चल सकते हैं। कितनी है आपकी मैक्सिमम लिमिट, है आपकी 25,000 रुपए, माने 25,000 रुपए से ज्यादा आपकी सैलरी क्या नहीं हो सकती है, एग्जम्प्ट नहीं हो सकती है, क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। पेंशन, जो फैमिली पेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपको इसको अपने जहन में रखना, क्लियर है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में जाकर के, जहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर आता है, दैट इज अ नॉर्मल पेंशन, और इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्लियर। यहां तक हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स क्या क्या सीखा, यहां तक हम लोगों ने सीखा पेंशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। हमने देखा रिटायरमेंट बेनिफिट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पेंशन कितने तरीके की होती है, कौन कौन से हेड के अंदर इनको टैक्सेबल किया जाता है। हमने देखा जो फैमिली पेंशन है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट, अगर असेसमेंट ईयर 2025-26 की बात करते हैं तो क्या रहने वाली है। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एग्जैक्टली किस तरीके से इसको आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये आपको थोड़े प्रोविजंस है जो इनकम टैक्स के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड्स याद करने ही करने हैं, इनके बिना क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होंगे, क्लियर। अब मैं आपको डिटेल में जाकर के और काफी चीजों पे चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। अब हम बात करने वाले हैं आपकी नॉर्मल पेंशन को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल पेंशन दो तरीके की होती है। अगर मैं आपको लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला है, आपकी जो नॉर्मल पेंशन होती है, क्लियर है, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, नॉर्मल पेंशन की हो रही है। नॉर्मल पेंशन दो तरीके की होती है। पहली पेंशन को आप लोग कहते हो कम्यूटेड, क्या बोलते हो आप लोग इसको, कम्यूटेड पेंशन। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, कम्यूटेड पेंशन, ये मैंने लिख दिया आपका कम्यूटेड पेंशन हो गया है। दूसरा हम लोग इसको क्या कह देंगे, आपका अनकम्यूटेड पेंशन, क्लियर है। तो आप लोग क्या कहते हैं इसको, अनकम्यूटेड पेंशन। ध्यान क्या देना है सर, नॉर्मल पेंशन तो हमने अभी अभी समझा कि जिस बंदे ने सर्विस किया है, जिस बंदे ने तमाम उम्र नौकरी की है, वो जो अगर उसको पेंशन मिलती है तो नॉर्मल पेंशन होगी। लेकिन ये कम्यूटेड और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है, अनकम्यूटेड पेंशन वो पेंशन होती है जो आपको पीरियोडिकली मिलती है, हर महीने मिलती है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग इसको कह सकते हैं, ये कौन सी पेंशन है माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूं, ये आपकी पीरियोडिक पेंशन है। क्या है ये, आपकी पीरियोडिक पेंशन है, हर महीने जो आपको प्रोवाइड की जाती है, क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, कम्यूटेड पेंशन को मैं आपका एक शब्द में लिख देता हूं, दैट इज द लमसम पेंशन। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, लमसम पेंशन। सर ये क्या बता दिया आपने, लमसम पेंशन का क्या मतलब होता है, लेट अस से एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको माय डियर फ्रेंड्स एक बेटर क्लैरिटी हो सके। लेट अस से कोई भी मिस्टर एक्स है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बेटर वे में समझा सकूं। मैंने किसका एग्जांपल लिया है, आपका मिस्टर एक्स है, क्लियर है। ये कोई भी मिस्टर एक्स है, क्लियर है। हालांकि मैं मान के चलता हूं ये जो मिस्टर एक्स है ये आपका बहुत ही अनसीरियस एम्प्लॉय रहा अपनी वर्किंग टाइम के दरमियान, माने 60 साल से पहले तक ये बिल्कुल अनसीरियस पर्सन था। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि जो इसको पैसा मिलता था, माने ये जिसको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाता था इसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये सारी सैलरी को क्या कर देता था, उड़ा देता था, क्लियर है। क्या कर देता था, आपका उड़ा देता था। ऑब्वियस सी बात है, इसने सारा पैसा उड़ा दिया। और जब ये रिटायर हुआ, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, जब इस बंदे का, इस एम्प्लॉय का क्या हुआ, रिटायरमेंट हुआ, तो इसको अब काफी चीजों की जरूरत पड़ी। जैसे अभी तक तो ये क्या कर रहा था, अभी तक तो जो क्वार्टर यूज कर रहा था वो एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा था। जो हाउस यूज कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है इसको रेंट की टेंशन नहीं थी, इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल की, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसने देखा कि अब हो गया है लोचा। लोचा क्या हो गया है, इसको अपना खुद का घर चाहिए, घर बनाना
बनाना है। इसके मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड हैं जिनकी एजुकेशन जिनकी आपको मैरिज करनी है। आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, मैरिज का एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसके लिए चाहिए इसको लॉट ऑफ मनी, यानी कि इसको क्या चाहिए, पैसा। अब ये पैसा आएगा कहां से, क्योंकि इसके पास तो केवल और केवल एक ही जरिया बचा हुआ है, दैट इज द पेंशन। और मैं मान के क्या चलता हूं, इसकी पेंशन लेटर से आपकी महीने की 20,000 रुपए है। क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ध्यान रखिएगा, जब आपकी महीने की पेंशन 20,000 रुपए है और इसके पास अब कुछ है नहीं, किस तरीके से ये घर बनाएगा, किस तरीके से ये अपने बच्चों की शादी करेगा, इस केस में आपका एक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है। वो प्रोविजन क्या कहता है, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो पेंशन है ना, इसके बिहा पे आपकी जो पेंशन है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। माने आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपके पर्सन की पेंशन है, कितनी बात कर रहा हूं मैं, पेंशन कितनी रखी गई है, 20,000 रखी गई है। ये जो 20,000 है ना, क्योंकि इस पर्सन को काफी जरूरत है, पैसे की क्या है, जरूरत है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे इसने इस प्रोविजन का यूज किया और इसने क्या किया, अपनी जो अमाउंट है, क्या है, अपनी जो अमाउंट है 20,000 रुपए पेंशन है, उसका 10,000 रुपया लॉक करवा लिया, एडवांस करवा लिया। क्या करवा लिया, एडवांस करवा लिया। लेटर से मैंने कितने महीने के लिए, आपके 100 महीने का एडवांस करा लिया है, जो भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो अमाउंट कितना हो गया आपका, 10 लाख रुपए हो गया। क्लियर है, कितना हो गया आपका, 10 लाख रुपए। एक उदाहरण आपको ले रहा हूं, ठीक है। ये जो अमाउंट बना है ना, ये तो आपकी पेंशन का ही हिस्सा है। अब होगा क्या, ये 10,000 रुपए तो आपकी सैलरी से निकल जाएगा। एक दूसरी जो यहाँ पे आपको अब जो मंथली सैलरी मिलेगी ना, वो कितनी मिलेगी, 20 नहीं मिलेगी, अब वो कितनी मिलेगी, 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए के हिसाब से आप लोग 100 मंथ का एडवांस उठा चुके हैं। तो ये जो आपकी सैलरी है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लमसम सैलरी है, क्या है, ये आपकी लमसम पेंशन, सैलरी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार गलती कर रहा हूं, लमसम पेंशन। इस लमसम पेंशन को यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको बोला गया है आपका कम्यूटेड पेंशन। क्या कहते हो आप लोग इसको, कम्यूटेड। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, कम्यूटेड। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगी, जो आपको पीरियोडिक बेसिस पे हर महीने मिलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। याद रखिएगा, क्या बोलोगे आप लोग इसको, अनकम्यूटेड पेंशन। क्लियर है। ये कब कब मिलेगी, ये आपको पीरियोडिक मिलेगी, मंथली मिलेगी, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं आपका कह सकता हूं ये आपको मिलने वाली है पीरियोडिकली। कैसे मिलने वाली है, आपको पीरियोडिकली मिलने वाली है। क्लियर। तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई है, एक बहुत बेसिक सिंपल उदाहरण लेकर के, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आए। इनकम टैक्स के प्रोविजन को एक बार छोड़ दीजिए, आप लोग सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझने का प्रयास करें, कोशिश करें। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे हमने देखा कि जो आपकी नॉर्मल पेंशन है माय डियर फ्रेंड्स, कितने हिस्से में बट गई है, आपकी नॉर्मल पेंशन 2 हिस्से में बट गई है, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन आपकी पीरियोडिकली जो आपको मिलता है, जो रिसीव होता है पेंशन, और जो लमसम अमाउंट आप लोगों ने उठा लिया है अपनी पेंशन के हिस्से से, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेड पेंशन। क्लियर है। तो ये आपके 2 शब्द है, आपको याद रखना है, एक कम्यूटेड पेंशन होता है, एक आपका अनकम्यूटेड पेंशन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या ऐसा करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करेगा, क्या वो आपको 100 रुपए का 100 महीने का एडवांस सैलरी 10,000 रुपए के हिसाब से, यानी कि 50% आपको देगा? तो इसका आंसर यहां पे आप लोग देखिए, प्रोविजन है, आंसर है यस। अब मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयर ने देखा कि आपकी उम्र अभी 60 साल है और अभी आप आने वाले वक्त के अंदर 200 महीने तक कहीं नहीं जाने वाले हो, माने आपकी डेथ नहीं होने वाली है, और आपको कितना पैसा चाहिए, केवल 100 महीने का चाहिए। आप 200 महीने का टाइम पीरियड रखा हुआ है और आपकी जो डेथ है वो 200 महीने से पहले ही होगी है। तो ऐसे में क्या एम्प्लॉयर का लॉस हुआ? नो, क्योंकि ये जो पेंशन वाला पैसा है ना, जो पेंशन का पैसा आपको प्रोवाइड किया गया है, ये किसका है? ये आपके एम्प्लॉय का ही है। उसी की सैलरी के अंदर से ये निकाला गया है, उसी की सैलरी के अंदर से डिडक्ट किया गया है। तो अगर डेथ भी हो जाती है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का कोई नुकसान नहीं होएगा। यहाँ पे पैसा किसका था? एम्प्लॉय का था, उसने ले लिया तो ले लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूं बातें माय डियर फ्रेंड्स यहां तक समझ में आई होगी। अब मैं जो चार्ट बनाने वाला हूं, अब मैं जो चीजें आपको समझाने वाला हूं, वो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। अभी तक क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने 2-3 चीजों पर चर्चा की है, यही मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है? अब आपको ध्यान देना है, जो बात मैं यहाँ पे अब करने वाला हूं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आपका क्या है? पेंशन है। पेंशन को हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है 2 कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी आपने बनाई है? बताइए, चलिए, कितनी कैटेगरियां बन गई आपकी? 2 कैटेगरियां बन गई है।
पहली कैटेगरी क्या है, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बेटर वे में समझ में आए चीजें। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी इधर आ जाएगी, दूसरी कैटेगरी आपकी इधर आ जाएगी। एक जो आपकी फैमिली पेंशन होती है, क्या होती है आपकी एक फैमिली पेंशन, तो इसको क्या कह दूंगा मैं आपको, फैमिली पेंशन कह दूंगा। जिसके बारे में हमने क्या चर्चा की थी, ये आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन किस हेड के अंदर होगी, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। हमने पढ़ा, इसको क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ये किस हेड के अंदर आपकी होगी, टैक्सेबल अदर सोर्सेज के अंदर होगी। और मैंने बताया था यहाँ पे अगर आप लोग एग्जम्प्टेड अमाउंट रखते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी रखी गई है, 25,000 रुपए रखी गई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक नॉर्मल है, एक फैमिली पेंशन है, दूसरी क्या है आपकी, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, नॉर्मल पेंशन। क्लियर है। और हमने देखा नॉर्मल पेंशन को भी दो पार्ट में सर आपने ब्रेक कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट, सिंपल से दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका क्या बना, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था आपका कम्यूटेड, क्या बोला था आपका कम्यूटेड। और दूसरा हिस्सा क्या बना था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था आपका अनकम्यूटेड। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अनकम्यूटेड मतलब जो आपको पीरियोडिक बेसिस पे मिल रहा है, इसका कोई लेगा देगा नहीं है। ये जो कम्यूटेड है ना, इसके ऊपर सारी चर्चा होने वाली है। कम्यूटेड पेंशन के अंदर भी दो कैटेगरियां बन जाती है, एक आपके गवर्नमेंट इंप्लॉय की, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आपके गवर्नमेंट इंप्लॉय की बात कर रहे हैं। एक आपकी दूसरी कैटेगरी बनती है आपके प्राइवेट इंप्लॉय की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइवेट इंप्लॉय। क्लियर है। ध्यान क्या देना, जब भी आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय की बात करेंगे तो गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में ये पूरी की पूरी क्या रहेगी, फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। क्लियर, सॉरी फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगी। क्या रहेगी आपकी, फुल्ली एग्जम्प्ट। क्लियर। किस केस की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस की बात कर रहा हूं। क्लियर है। नॉन गवर्नमेंट के केस में ध्यान रखिएगा, प्राइवेट या फिर आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय भी कह सकते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। जब आपका जो एम्प्लॉयर है उसको जो आपका क्या चाहिए, आपका पेंशन चाहिए, और पेंशन के अंदर भी क्या चाहिए, कम्यूटेड पेंशन चाहिए, तो यहाँ पे आपका पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस बन सकता है विद ग्रेजुइटी। क्या कहेंगे आप लोग, विद ग्रेजुइटी। और आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा केस बन सकता है आपका विदाउट ग्रेजुइटी। क्या कहेंगे आप लोग, विदाउट ग्रेजुइटी। क्लियर है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो दो केस आपके बनेंगे, एक आपका विद ग्रेजुइटी, एक क्या बनेगा आपका विदाउट ग्रेजुइटी। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा विद ग्रेजुइटी है तो किस तरीके के नियम फॉलो करने हैं, विदाउट ग्रेजुइटी है तो किस तरीके के नियम फॉलो करने हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो पीछे मैंने बात की थी उसको समराइज कर देता हूं। मैंने बताया था ये अदर सोर्सेज के अंदर क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। आपको याद ये रखना है, क्या याद रखना है, कि यहाँ पे आपको एग्जम्प्ट करना है। क्या करना है, आपका एग्जम्प्ट करना है। और एग्जम्प्ट के अंदर हम लोगों ने लोअर वैल्यू लेके चलनी है। पहला तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, पहला हम लोग एक्चुअल रिसीव्ड लेके चलते हैं। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, एक्चुअल रिसीव्ड, माने आपको एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है फैमिली पेंशन। दूसरा मैक्सिमम लिमिट इस पे कितना है, मैक्सिमम लिमिट आपका 20,000 है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितना रखा गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका सॉरी 25,000, 25,000 रुपए रखा गया है। और ये है एज पर द इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26। पुरानी वीडियोस के बिहा पे जज मत कीजिएगा, पुराने डेटा के बिहा पे जज मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको परेशानी हो सकती है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे विदाउट ग्रेजुइटी का कॉन्सेप्ट आता है और विद ग्रेजुइटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से आपको कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि क्लियर हो। अगर आप लोग विदाउट ग्रेजुइटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विदाउट ग्रेजुइटी की, याद रखिएगा विद और विदाउट ग्रेजुइटी नॉन गवर्नमेंट के केस में ही आएगा। विद और विदाउट ग्रेजुइटी के केस में आप लोग क्या करेंगे, विदाउट के केस में आपको दो केस निकालने हैं। कितने केस निकालने हैं, दो केस। यानी कि आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट तो करना है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर एग्जम्प्ट तो करना है, लेकिन कौन सी वैल्यू एग्जम्प्ट करनी है, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ का मतलब जो कम रहेगी। पहला केस क्या रहेगा, आपको जो एक्चुअल रिसीव हुआ है। क्लियर है। आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली जो आपको रिसीव हुआ है। दूसरा केस हम लोग लेके चलेंगे विदाउट ग्रेजुइटी के केस में 1/2 मल्टीप्लाई में फुल पेंशन। क्या कहेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई में फुल पेंशन। इन दोनों के अंदर से हम लोग लोअर वैल्यू ले लेंगे और वो लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। विद ग्रेजुइटी के केस में क्या होगा, विद ग्रेजुइटी के केस में भी आपको याद रखना है, अगर आप लोग एग्जम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जम्प्ट तो होगा, लेकिन कौन सा वैल्यू होगा, लोअर ऑफ वाला
वाला वैल्यू होगा। और यहाँ पे आपको दो केस लेके चलने हैं। सेम केस क्या रहेगा, एक तो आपका क्या रहेगा, एक्चुअल रिसीव्ड वाला केस रहेगा, याद रखिएगा क्या हो गया, एक्चुअल रिसीव्ड। और दूसरा केस क्या लेके चलेंगे हम लोग, 1/3 मल्टीप्लाई में फुल पेंशन लेके चलेंगे। क्लियर है, क्या लेके चलेंगे, फुल पेंशन लेके चलेंगे। ये दोनों फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इन मुद्दों पर अभी एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। तब तक आप इन सब तमाम चीजों को कंक्लूड कर लीजिएगा। ये आज का एजेंडा था। कुछ कुछ बातें आपको मेरे हिसाब से मैंने सही समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस लगाते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें मक्खन के माफिक स्मूथ समझ में आ रही होंगी। क्लियर, आई होप की बातें समझ में आई होंगी। क्लियर, तो आज का ये पेंशन वाला थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोविजन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक न्यूमेरिकल है जो आपके किताब के अंदर गिवन है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 38 है। अच्छा, इसके बाद एक इलस्ट्रेशन आई थिंक 39 है, वो आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं, आपको उसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है। एक कोई भी पर्सन है जो 15/4/2024 को रिटायर हो रहा है किसी भी कंपनी बी लिमिटेड से, ठीक है ना, उसको पेंशन कितना मिल रहा है, 8,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसने क्या किया, 75% पेंशन का निकलवा लिया, कम्यूट करवा लिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट कितना बना, 2,40,000 बना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको कम्यूटेड पेंशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक टेक्निक समझाऊंगा, याद रखिएगा, काफी बच्चों को दिक्कत होती है। कम्यूटेड पेंशन दिया हुआ है और कम्यूटेड पेंशन कितना दिया हुआ है, 75% दिया हुआ है। कितना वैल्यू है उसका, आपका 2,40,000 बन रहा है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 2,40,000। क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको फुल पेंशन की जरूरत है, 75, 50, 10% की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको एक परसेंटेज में कम्यूटेड पेंशन दिया जाए और अगर आपको फुल पेंशन निकालना है, क्योंकि इसी का तो यूज करेंगे ना हम लोग, हमें क्या निकालना है, फुल पेंशन निकालना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है 2,40,000 जो रिसीव हुआ है, मल्टीप्लाई शो कर देना है और आपको डिवाइड कर देना है जितना परसेंटेज आपका बनता है, 75%। क्लियर है, तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। क्या क्या बेसिक बात मैंने आपको बताई है, 2,40,000 को मल्टीप्लाई करना है, माने आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 2,40,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100 से, तो आपको एक आंसर मिलेगा, उसको हमें डिवाइड कर देना है 75 से, तो आपको आंसर मिलेगा 3,20,000। क्लियर है, तो आप ध्यान रखिएगा कितना अमाउंट आ गया, 3,20,000 आपकी क्या बन गई, फुल पेंशन बन गई है। सवाल शुरू होने से पहले मैंने एक पार्ट को हल कर दिया है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, कम्यूटेड पेंशन दिया हुआ था, यूज किसका करना, फुल पेंशन का, निकल के आ चुका है। कम्यूटेड द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ए कम्यूटेड पेंशन इफ, या तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, दोनों केसेस में आपको क्या करना है, उसकी टैक्सेबल पेंशन को कैलकुलेट करना। बहुत आसान है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपको प्रोविजन याद है ना तो बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ विदाउट ग्रेजुएटी, किसकी बात हो रही है, आपकी विदाउट ग्रेजुएटी की, ठीक है। विदाउट ग्रेजुएटी के केस में एक्चुअल रिसीव कितना है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था आपका एक्चुअल रिसीव्ड, याद रखिएगा क्या था आपका पहला पॉइंट था, आपका एक्चुअल रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ था उसको, 2,40,000। क्लियर है, ये आपका अमाउंट हो गया है। अगर मैं सेकंड पॉइंट करूं, अगर विदाउट ग्रेजुएटी की बात करते तो क्या था, विदाउट ग्रेजुएटी के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई में फुल पेंशन, फुल पेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, 3,20,000 है। कितना आ गया आपका टोटल अमाउंट आ गया है 1,60,000 और हमें लोअर एग्जम्प्ट करना है, माने ये कम वैल्यू है, इसको एग्जम्प्ट कर देंगे तो यहां से आप लोग टैक्सेबल अमाउंट निकाल सकते हैं। माने अगर आप कहेंगे टैक्सेबल पेंशन, तो टैक्सेबल पेंशन अगर आप लोग देखेंगे 2,40,000 आपको मिला था और आपका एग्जम्प्ट कितना हो गया है, 1,60,000 हो गया है, तो मैं यहाँ पे 80,000 रुपए आंसर लिख सकता हूं। तो आपको आंसर कितना मिलेगा भाई और बहनों, 80,000 रुपए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विदाउट ग्रेजुएटी हो गया है, ऐसे ही आप लोग क्या निकालेंगे, विद ग्रेजुएटी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, आपका लिख रहा हूं विद ग्रेजुएटी, यहाँ पे हम लोग शब्द लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, विद ग्रेजुएटी, ठीक है। याद रखना विद ग्रेजुएटी है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका एक्चुअल रिसीव्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड आपका 2,40,000 है, ओके, ये आपका 2,40,000 हो गया। सेकंड पॉइंट के अंदर हमें 1/3 लेके चलना है, मल्टीप्लाई में जो फुल पेंशन है 3,20,000 है। क्लियर है, तो हम लोग क्या लेंगे, 3,20,000 लेंगे। अब इसको 3 हिस्सों में तोड़ देना, 3,20,000 को 3 हिस्सों में अगर हम तोड़ते हैं तो आपका कितना बनता है, 1,06,666, यानी कि कितना बनेगा, 1,06,666 कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग टैक्सेबल अमाउंट को, टैक्सेबल पेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, टैक्सेबल पेंशन
इज इक्वल टू द, आपको मिला कितना था, 2,40,000 मिला था, उसके अंदर से माइनस कर देना है 1,06,666 को। अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं तो एक बार मैं इसको माइनस कर देता हूं तो आपको मिलेगा करीब करीब यहाँ पे 2,40,000 के अंदर से, ओके, यानी कि 2,40,000 है, आपको इसके अंदर से माइनस करना है 1,06,666 रुपया। तो कितना बनेगा आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 1,33,334, ठीक है। कितना बनेगा, 1,33,334, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, जो किस में जाएगा, टैक्सेबल सैलरी में जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। तो दोनों केसेज आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। केवल और केवल प्रोविजन याद होना चाहिए। फुल पेंशन कैसे निकालना है ये मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। लेट अस से कि आपको 75% नहीं 80% डेटा दिया हुआ है, ठीक है। 80% पेंशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 80% कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। क्या दी हुई है आपको, 80% कम्यूटेड पेंशन, लेट अस से 2 लाख रुपए, क्लियर है। कितनी अमाउंट है, 2 लाख है। आपको कैलकुलेट करना है फुल पेंशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था फुल पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट आपको गिवन है वो लिख लीजिए 2 लाख रुपए। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिवाइड करा दीजिए जितना परसेंटेज आपको गिवन है। अब अगर आप लोग 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा, कैंसिल, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5। अगर आप लोग इसको कैंसिल कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 लाख के 4 हिस्से कर दीजिए, 50 आ जाएगा, 50,000 आ गया। और 50,000 को 5 से करेंगे तो 5 5 25, 2,50,000 आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना था, 2,50,000। नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, छोटा सा स्टेप है मैथमेटिक्स का जो अक्सर हमें यूज करना पड़ता है, जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसके बिहा पे अक्सर इनकम टैक्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमें बनाना पड़ता है, क्लियर। तो ये छोटी सी क्लास थी माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं दोनों आंसर आप लोग निकाल पाए होंगे। विद और विदाउट द ग्रेजुएटी कैसे इंप्लीमेंट करना है, पेंशन को किस तरीके से क्लासिफाई करना है, इन तमाम मुद्दों पर बात की। कमिटेड अनकमिटेड पेंशन क्या होती है, लमसम कौन सी होती है, पीरियोडिकल कौन सी होती है, किसका नुकसान है किसका नफा है। उसके बाद हमने बात की थी जो आपकी फैमिली पेंशन है उसको कितना एग्जम्प्टेड देखने को मिलेगा। तमाम इन मुद्दों पर चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं क्लास जो पेंशन से रिलेटेड थी उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर रहे होंगे, प्रोविजन समझ में आ गए होंगे, न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा किस तरीके से अप्रोच करना है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।